Hello guys, welcome to my channel and this is part 2 video in which we are going to discuss about the asthma chapter number 17। asthma क्या होता है? asthma हमारे पास वो एक ऐसी अटैक आ रहा है या एक ऐसी डिज़ीज़ आ रही है जहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो रही है हमारे स्मूथ मसल की, जो हमारे एयरवे को जो सराउंड कर रहे होते हैं स्मूथ मसल, उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो म्यूकस सेल जो है वो ज़्यादा स्वेल हो जाएंगे, तो वो म्यूकस की सिक्रीशन को ज़्यादा कर देंगे, तो इससे जो होता है नैरोइंग हो जाती है अस्थमा की, सांस लेने में मुश्किल हो रहा था, तो इसे हम कहते हैं अस्थमा। अब हम इसे किस तरह, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं कि इट इज़ ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल सराउंडिंग द एयरवे, स्वेलिंग ऑफ म्यूकोसा सेल एंड पर हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। देन इसके बाद आप लिखेंगे कि अस्थमा अटैक इज एसोसिएटेड विद अ कॉमन सीरीज ऑफ सिम्टम्स इंक्लूडेड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ अकम्पनीड बाय विजनिंग साउंड। ये लिखने के बाद आपने डायग्नोसिस बताना है कि यहाँ पे आपने करना होता है एक्सपायरेटरी फ्लो। हमारे पास एक टेस्ट आता है जिसे कहते हैं पल्मोनरी फंक्शनिंग टेस्ट, वहाँ पे एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जो होता है वो लो मैक्सिमल होना चाहिए। देन उसके बाद ये आपने टेस्ट का डायग्नोस कर दिया। कॉज किस वजह से हो रहा है, कोई भी डस्ट पार्टिकल हो सकता, कोई मेडिकेशन हो सकती। किस तरह लिखेंगे, डस्ट, केमिकल, एनवायरनमेंट फैक्टर और एक्सरसाइज कैन अचीव टू बी अस्थमा अटैक और इवन सम मेडिकेशन ऑल्सो कॉजेज द अस्थमा अटैक। व्हाट हैपन इन asthma attack? There is the secretion of mucus is increases, there is the blood flow is increasing, swelling of epithelial lining in the airway, contraction of smooth muscle surrounding the airway। ये बताया था ना मैंने आपको कि अस्थमा में होता है कि ब्लड फ्लो जो होगा वो ज़्यादा होने लग जाएगा, जो उसकी स्मूथ मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे, तो म्यूकस सेल की ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएंगी जिसकी वजह से सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएंगी। दीज ऑल आर इन अस्थमा कॉजेज़, और आप कह सकते हैं इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इसमें क्या है। अब किस तरह अस्थमा ट्रिगर करता है, यहाँ पे कोई भी एलर्जिक रिएक्शन या पॉलेंट आ जाए, कोई भी आप एक्सरसाइज करें, कोई भी डस्ट आ जाए या कोई भी इमोशनल डिस्टर्बेंस आए। अब कॉज क्या होता है कि इन्फ्लेक्स होता है कैल्शियम इनटू मास्ट सेल। जैसे मास्ट सेल्स के अंदर कैल्शियम जाता है तो केमिकल मेडिकेशन जो होती है वो रिलीज़ करती है केमिकल्स अपने, जिसकी वजह से स्मूथ में जैसे कैल्शियम अंदर गया, स्मूथ मसल जो हो गया वो उसने ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कर दी, और जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है वो रिफ्लेक्स होता है वेगस नर्व के जरिए, और इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स आ रहा होता है। मतलब इसमें क्या होगा कि कोई भी एलर्जिक रिएक्शन, पॉलेंट वगैरह आ गया, इन कैल्शियम का इन्फ्लुएंस हुआ, कैल्शियम रिलीज़ हुआ, फिर उसके बाद स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन हुई। अब इसके लिए हम क्या क्या जो है वो मेडिकेशन दे सकती है, देखिए प्रिवेंशन एंड रिलीफ फ्रॉम एस्थमा। इसके लिए एविडेंस प्रोड्यूस हुआ है कि इम्यूनोथेरेपी आप दे या क्रोमोमाइलोन सोडियम दे। अब इसका क्या फंक्शन होता है, बस इम्यूनोथेरेपी आप याद रखें। दूसरा आता है क्रोमोलाइन सोडियम, जो कैल्शियम को इन्फ्लेक्स कर देता है, कैल्शियम को ट्रिगर ही नहीं करता। जब कैल्शियम इन्फ्लेक्स हो जाएगा मास सेल में, तो जब वो नहीं जाएगा तो किस तरह स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, इसलिए हम क्रोमो सोडियम दे रहे होते हैं। फिर बीटा एगोनिस्टिक रिलैक्सेशन के लिए दे रहे होते हैं, जो कि हमारे पास ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल्स को ना रिलैक्स कर रहा है, बीटा एगोनिस्टिक। फिर हम दे रहे होते हैं थायोफाइलिन दे रहे होते हैं, जो स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कर रहा है। फिर कॉर्टिकोस्टीरॉयड और ल्यूकोकाइरिन्स को इनहिबिटेट कर रहा है, ल्यूकोटायरिन्स आ जाता है और कॉर्टिकोस्टीरॉयड आता है, थायोलिन आ रही होती है, बीटा एगोनिस्टिक आ रहा है, क्रोमोलिन सोडियम आ रहा है। ये मोर कॉमन जो होता है एस्थमेटिक अटैक्स हो रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो आपका ड्राई हो जाता है, कैल्शियम इन्फ्लेक्स होता है एयरवे में आपका, ठीक है, और एयरवे नैरो होने लग जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कि ये नेसेसरी नहीं होता है कि इम्पार्टमेंट परफॉर्मेंस में भी हमारे कभी कभार कंट्रोल रहता है, ठीक है। अब हमने स्क्रीनिंग करनी है एस्थमा की इन चाइल्ड में, ठीक है। लीडिंग कॉज होता है क्रॉनिक इलनेस का, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी ये डिसऑर्डर है इन चिल्ड्रंस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि डायग्नोस्टिक फील्ड टेस्ट हम कर रहे थे, हम मेजर कर रहे थे कि भी एक्सपायरेटरी फ्लो क्या है, उसके अंदर डिक्रीज तो एफ की तो नहीं हुई, 15 से कम आ रही है, तो इंडिकेशन दे रहा है कि वो एस्थमा की तरफ जा रहा है, ठीक होगा। देन उसके बाद एस्थमा अटैक को हमने रिड्यूस कैसे करना है, पहले मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, कॉजेज बता दी, प्रिवेंशन बता दी, मेडिकेशन बता दी। फिर अटैक को कम कैसे करना है, आपने उन्हें कहना है कि वार्म अप करे, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी कोई भी एक्सरसाइज करे, फेस मास्क का यूज़ करे, जब भी कोल्ड वेदर है तो फेस मास्क का यूज़ करे, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सरसाइजेस करे और वार्म अप करे। एक्सरसाइजेस एस्थमा चाइल्ड के लिए वो क्या करता है कि एस्थमा चाइल्ड जो होती है जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी कार्डियोपल्मोनरी या कार्डिक रेस्पिरेटरी फिटनेस जो होती है वो बेहतर होने लग जाती है।
फिर उसके बाद हम उन्हें कह सकते हैं कि अपने पास इनहेलर बीटा एगोनिस्टिक रखे जो इम्प्रूव करे परफॉर्मेंस को। इसके बाद हम यह कहते हैं कि सब ब्यूटामोल बीटा एगोनिस्टिक इम्प्रूव करते हैं स्ट्रेंथ को, एरोबिक पावर को, एंडोरेंस को, और डोज 10 to 20 टाइम जो है वो आप इनहेलर का यूज़ करें। ठीक हो गया। देन उसके बाद ये समरी आ जाती है, वो भी एक दफ़ा आप देख लें कि एस्थमा ने मैथ सेल पे किया, मेडिकेशन दी, ब्रोंकाइटिस हो गया, डिस्ट्रक्शन होती है, ये मेडिसिन मैंने आपको बता दी थी। देन उसके बाद रूटीन एक्सरसाइज मैंने बताई, आपने एक्सरसाइज पर 2 to 3 डेज़ करनी है, 20-30 मिनट करनी है, 16 की पीक लेवल पे करनी है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड